गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम प्लांट फिजियोलॉजी विषय का टॉपिक फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लासेस में हमने फोटोसिंथेसिस की संपूर्ण प्रक्रिया, जिसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन शामिल थी, उसे हमने विस्तृत रूप से उसका अध्ययन किया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे C4 पाथवे, या जिसे हम हैच स्लैग पाथवे भी कहते हैं। हालांकि जितने भी पादप होते हैं उन सभी पादपों के अंदर सामान्यतया कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो है यह C3 साइकिल के द्वारा होता है। C3 साइकिल का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के दौरान जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वह 3 कार्बन युक्त होता है, इसीलिए इसे हम C3 साइकिल या केल्विन साइकिल कहते हैं। लेकिन कुछ पादपों में केल्विन साइकिल के अलावा भी अन्य तरीका पाया जाता है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जाता है, और इस फिक्सेशन की प्रक्रिया के दौरान जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वह 4 कार्बन युक्त पदार्थ होता है, और इसीलिए ऐसे पादपों के अंदर पाया जाने वाला CO2 फिक्सेशन का यह जो सिस्टम होता है इसे हम C4 पाथवे कहते हैं। क्योंकि इसकी खोज हैच एंड स्लैग नामक वैज्ञानिकों ने की थी, अतः इसे हम हैच एंड स्लैग पाथवे भी इसे कहते हैं। तो आज की क्लास में हम C4 पाथवे के बारे में पूरा विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में मैं दीपेंद्र सोलंकी हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक C4 पाथवे। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इस पाथवे की खोज 2 ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट ने की थी जिनका नाम था हैच एंड स्लैग, और उन्हीं के सम्मान में इसे हैच स्लैग पाथवे भी कहा जाता है। 1966 में उन्होंने इस पाथवे की खोज की थी। इसकी खोज जो है ये C4 पाथवे, C4 साइकिल जो है, इसकी खोज कुछ मोनोकोट्स में हुई थी, जैसे कि सुगर कैन, मैज, सोरघम वगैरह आदि जो प्लांट जो थे इनके अंदर C4 पाथवे की खोज की थी। और इसकी खोज फोटो रेस्पिरेशन का अध्ययन करते समय हुई थी, और इन पादपों में देखा गया कि इनमें फोटो रेस्पिरेशन की जो समस्या है यह बहुत ही कम होती है। तो इस फोटो रेस्पिरेशन की समस्या का समाधान करने के लिए इन सभी पादपों ने C4 साइकिल को अपनाया है। क्योंकि C3 साइकिल जब होता है वहां पर फोटो रेस्पिरेशन, जिसे हम प्रकाश श्वसन कहते हैं, उसकी समस्या बहुत अधिक रहती है। यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन से हमारा तात्पर्य यह है कि प्रकाश की उपस्थिति के अंदर जब ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है उस समय पादप जो है प्रकाश संश्लेषण के स्थान पर प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश श्वसन करने लग जाते हैं, यानी ऑक्सीजन गैस का उपयोग करने लग जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है ये रुक जाती है, और इससे पादपों के द्वारा संश्लेषणात्मक प्रक्रिया जो है जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, इस प्रक्रिया के अंदर गिरावट देखी जाती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ये कम हो जाती है। तो इस फोटो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इन पादपों ने, जिसमें सुगर कैन, मेज, सोरगम आदि जो कुछ मोनोकोट्स है, इन्होंने एक अल्टरनेट पाथवे को अपनाया है जिसे हम C4 साइकिल कहते हैं। और C4 साइकिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन पादपों में प्रथम स्थायी उत्पाद जो है एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। यानी इन पादपों के अंदर जब फिक्सेशन किया जाता है CO2 का, तो CO2 फिक्सेशन के बाद 4 कार्बन वाला उत्पाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, और इसीलिए इसे हम C4 पाथवे या C4 साइकिल कहते हैं, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जाता है। जबकि केल्विन साइकिल में हमने पढ़ा था कि केल्विन साइकिल जो है इनके अंदर केल्विन साइकिल जिसे हम C3 साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 कार्बन वाला स्थायी उत्पाद 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-PGA बनता है। तो यहाँ पर सामान्य सा अंतर यह है कि केल्विन साइकिल में प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन युक्त 3-PGA बनता है, इसलिए इसे C3 साइकिल कहते हैं। जबकि C4 साइकिल में प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, इसलिए इसे C4 साइकिल कहते हैं। फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है, प्रकाश श्वसन की जो प्रक्रिया, यह C3 प्लांट्स में सामान्य रूप से होती है, और इस
फोटो रेस्पिरेशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया है, इसमें करीब 25% तक इसमें लॉस देखने को मिलता है। यानी C4 पादपों की तुलना में C3 पादपों के अंदर जो CO2 फिक्सेशन की दर जो है ये अपेक्षाकृत रूप से कम होती है, करीब 25% तक जो है इसमें लॉस हो जाता है। जो फोटो रेस्पिरेशन जो है ये C3 प्लांट्स का सामान्य गुण है, इनके अंदर सामान्य रूप से पाई जाने वाली घटना है। ये क्यों होती है? क्योंकि हमने पढ़ा था केल्विन साइकिल के अंदर कि CO2 का फिक्सेशन करने वाला जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम होता है रूबिस्को। इस रूबिस्को के अंदर जो RU शब्द RUBIS, इसका मतलब है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट से तो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, तब यह एंजाइम काम आता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट C है, इसका मतलब होता है कार्बोक्सिलेज, और O का मतलब होता है ऑक्सीजनेज। तो रूबिस्को एंजाइम में कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी पाई जाती है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी पाई जाती है। तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी जैसे ये कार्बोक्सिलेशन करता है, यानी RUBP के साथ CO2 को जोड़ने का काम करता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अधिक हो जाती है, जैसा कि हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, तो जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती जाएगी, उस दौरान ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ी है। अब इस एंजाइम में ऑक्सीजनेज एक्टिव पाई जाती है, जिससे ऑक्सीजनेशन करने लग जाता है। यानी इस समय अब यह एंजाइम RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर ऑक्सीजन को जोड़ने लग जाता है, और RUBP जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने लग जाता है। तो RUBP जो है ऑक्सीजन का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बन जाता है, और इसे ही हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। जबकि होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जुड़े, लेकिन रूबिस्को जो है ये ऑक्सीजनेशन करने लग जाता है, और इसे ही हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन का सीधा सा तात्पर्य ये है कि रूबिस्को एंजाइम के द्वारा RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ा जाता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा न होकर अगर RUBP के साथ ऑक्सीजन बाइंड होने लग जाती है, तो उसे हम ऑक्सीजनेशन कहते हैं, और इसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, और दोनों काम एक ही एंजाइम रूबिस्को के द्वारा संपन्न होते हैं। तो C3 पादपों में यह एक सामान्य रूप से पाई जाने वाली परिघटना है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान ही ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, और जो मुक्त ऑक्सीजन गैस है ये तुरंत जो है RUBP के साथ रिएक्शन करने लग जाती है, और इसे फोटो रेस्पिरेशन हम कहते हैं। अब जो C4 प्लांट है, C4 प्लांट की प्रकृति कुछ इस प्रकार की होती है कि ये फोटो रेस्पिरेशन जो है इसे अवॉइड करते हैं। उसमें ऐसी प्रक्रिया पाई जाती है कि इनमें फोटो रेस्पिरेशन जो है संपन्न नहीं होता, और ये फोटो रेस्पिरेशन जैसा कि हमने बात की थी, प्लांट्स के लिए बहुत ही हार्मफुल प्रोसेस होती है। तो प्लांट के लिए जो हार्मफुल प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन है, इसे अवॉइड करने के लिए C4 प्लांट में एक विशेष प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि इन पादपों के अंदर क्या होता है, दो प्रकार की फोटोसिंथेटिक सेल्स पाई जाती है। ये फोटोसिंथेसिस करने वाली कोशिकाएं जो है सामान्य रूप से दो प्रकार की फोटोसिंथेटिक सेल होती है। एक तो मेसोफिल कोशिकाएं होती है, दूसरी बंडल शीथ कोशिकाएं होती है। मेसोफिल कोशिकाएं होती पत्ती के अंदर उपस्थित जो कोशिकाएं हैं वो मेसोफिल सेल्स कहलाती हैं, और बंडल शीथ सेल का मतलब है कि पत्ती के अंदर जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, उन वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो एक परत पाई जाती है कोशिकाओं की, जो बंडल वेस्कुलर बंडल को घेरे हुए होती है, उसे बंडल शीथ कहते हैं। तो C4 पादपों में फोटोसिंथेसिस करने वाली कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, मेसोफिल सेल्स होती है और बंडल शीथ सेल्स होती है। और ये जो बंडल शीथ सेल्स होती है, यह एक आवरण के रूप में, एक गोलाकार आवरण के रूप में जो है ये चारों तरफ स्थित होती है, और इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है उसे हम क्रंज एनाटॉमी कहते हैं। जर्मन भाषा का शब्द है क्रंज, जिसका मतलब होता है रेत। रेत का मतलब होता है मालाकार विन्यास के अंदर, जिस प्रकार मोती में माला होती है उस प्रकार विन्यास में ये स्थित होती है। इसे अभी हम डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये स्ट्रक्चर है एक C4 पादप की पत्ती की। इस पत्ती की अपर एपिडर्मिस है, ये है इसकी लोअर एपिडर्मिस, और इन दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो कोशिकाएं हैं, ये सारी कोशिकाएं होती है मेसोफिल कोशिकाएं। यानी ये मेसोफिल कोशिकाएं भी प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होती है। अब ये जो पाया जाता है इसका वेस्कुलर बंडल, ये दूसरा वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल जो है पत्तियों में सामान्य रूप से स्थित होते हैं। अब इन वेस्कुलर बंडल के चारों ओर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये मोतियों की माला के समान बिल्कुल वलयाकार रूप में व्यवस्थित होती है। जैसे मोतियों की माला होती है उसी प्रकार से दिखाई देती है। तो इस प्रकार जो रेत लाइक अरेंजमेंट है
इसे ही हम क्रांज एनाटॉमी कहते हैं। तो ये कोशिकाएं, बंडल शीथ कोशिकाएं भी फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होती है। तो C4 पादपों में फोटोसिंथेसिस करने वाली दो प्रकार की कोशिकाएं, पहली मेसोफिल सेल्स होती है, दूसरी बंडल शीथ सेल्स पाई जाती है। इसे हम आउटलाइन डायग्राम के रूप में देखना चाहें तो इस प्रकार से बाहर अपर एपिडर्मिस है, नीचे लोअर एपिडर्मिस है, और ये यहाँ पर ये मेसोफिल कोशिकाएं हैं। ये सारी मेसोफिल कोशिकाएं हैं, लेकिन इन मेसोफिल कोशिकाएं जो है इनमें क्लोरोप्लास्ट जो पाए जाते हैं ये संख्या में कम होते हैं और आकार में छोटे होते हैं। हम यहाँ पर दूसरे डिफरेंस की तरफ आ गए हैं कि मेसोफिल कोशिकाएं जो है फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होती है, लेकिन इनके क्लोरोप्लास्ट जो है ये कोशिकाओं में अपेक्षाकृत रूप से कम होते हैं और आकार में छोटे होते हैं। ये यहाँ पर बंडल शीथ की कोशिकाएं हैं। तो बंडल शीथ की कोशिकाओं के अंदर आप देख सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट अधिक संख्या में मौजूद है और ये आकार में बड़े होते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस में दो प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं और इनके अंदर उपस्थित क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। मेसोफिल कोशिकाओं की क्लोरोप्लास्ट छोटे होते हैं, संख्या में कम होते हैं, जबकि जो बंडल शीथ कोशिकाएं हैं इनके क्लोरोप्लास्ट आकार में बड़े होते हैं तथा संख्या में भी अधिक होते हैं। तो इस प्रकार C4 पादपों के अंदर क्लोरोप्लास्ट में डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। दो अलग अलग प्रकार के, दो अलग अलग आकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि जो मेसोफिल कोशिकाओं के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं वो ग्रेनल होते हैं। ग्रेनल का मतलब होता है इसमें ग्रेना उपस्थित होती है। ग्रेना हमने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन से बनी हुई जो पटलिकाएं ये थाइलेकोइड्स कहलाती हैं, और ये थाइलेकोइड्स चपटी कोइन के समान संरचनाएं, ये थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर एक ढेर का निर्माण करती है, कोइंस का एक जो है स्टेक का निर्माण करती है, ढेर बनाती है, जिसे हम ग्रेना बोलते हैं। तो मेसोफिल कोशिकाओं की क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें ग्रेना उपस्थित पाए जाते हैं, जबकि बंडल शीथ कोशिकाएं जो है इनके अंदर ए ग्रेनल कंडीशन पाई जाती है या यहाँ पर ग्रेना अनुपस्थित पाई जाती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है कि मेसोफिल कोशिकाओं में ग्रेना उपस्थित होते हैं, यानी थाइलेकोइड्स पाई जाती हैं। थाइलेकोइड्स जो है ये व्यवस्थित रूप से पाई जाती हैं, जबकि बंडल शीथ कोशिकाओं में ग्रेना उपस्थित नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार अब यहां पर बात क्या आती है कि ग्रेना का फंक्शन क्या होता है। ग्रेना का फंक्शन होता है लाइट रिएक्शन को परफॉर्म करना। तो जहां पर ग्रेना उपस्थित है वहां पर लाइट रिएक्शन संपन्न होती है, तो जहां पर ग्रेना उपस्थित नहीं है वहां पर लाइट रिएक्शन संपन्न नहीं होगी। जैसा कि हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन जो कि लाइट की प्रेजेंस में संपन्न होती है और ग्रेना में संपन्न होती है, दूसरे प्रकार की रिएक्शन है डार्क रिएक्शन जो कि लाइट की अनुपस्थिति में भी संपन्न होती है और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। तो ये जो दो प्रकार की कोशिकाएं हैं इनके अंदर जो है जो ग्रेनल सेल्स हैं यानी मेसोफिल की कोशिकाएं हैं, यहाँ पर तो लाइट रिएक्शन संपन्न होती है और जो डार्क रिएक्शन है ये संपन्न होती है बंडल शीथ की कोशिकाओं। यानी कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि लाइट रिएक्शन जो है अलग कोशिकाओं में होती है और डार्क रिएक्शन अलग कोशिकाओं में होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पर क्लियर लिखा है कि C4 पादपों में लाइट रिएक्शन जो है यह मेसोफिल कोशिकाओं में पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर ग्रेना उपस्थित होते हैं, जबकि CO2 एसिमिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है वह बंडल शीथ कोशिकाओं में पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रोमा प्रेजेंट है और स्ट्रोमा के अंदर CO2 फिक्सेशन के एंजाइम उपस्थित पाए जाते हैं। और इस प्रकार का अरेंजमेंट का फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि लाइट रिएक्शन के दौरान जो ऑक्सीजन बनती है वह मेसोफिल कोशिकाओं में बनती है और यह मेसोफिल कोशिकाओं से रिलीज हो जाती है और बंडल शीथ कोशिकाओं तक नहीं पहुंचती है क्योंकि रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है बंडल शीथ कोशिकाओं में पाया जाता है और इसलिए बंडल शीथ कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचने से ऑक्सीजनेशन वाली एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होती है और फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो इसलिए बंडल शीथ कोशिकाओं के अंदर रूबिस्को एंजाइम उपस्थित होता है जो कि फोटो रेस्पिरेशन तभी करता है जब इसे O2 प्राप्त होती है। लेकिन C4 पादपों में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है कि लाइट रिएक्शन जो है मेसोफिल कोशिकाओं में होती है, अतः ऑक्सीजन गैस जो है ये मेसोफिल कोशिकाओं में मुक्त होती है।
लेकिन वहां पर रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है और डार्क रिएक्शन संपन्न नहीं होती है, तो फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। जबकि बंडल शीत कोशिकाएं जो है, इसमें ऑक्सीजन जो है यहाँ पर मुक्त नहीं होती है, यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। तो चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पर भी फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो C4 पादपों के बारे में अगर देखा जाए तो एक सामान्य व्यवस्था यही है कि लाइट रिएक्शन अलग कोशिकाओं में होती है, डार्क रिएक्शन अलग कोशिकाओं में होती है। इसलिए ऑक्सीजन और CO2 जो है ये आपस में मिक्स नहीं होती है और फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती। यहाँ पर हम C4 साइकिल का मैकेनिज्म एक सामान्य डायग्राम के द्वारा देखते हैं। ये एक मेसोफिल कोशिका है, ये एक बंडल शीत कोशिका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह मेसोफिल कोशिकाओं में प्रवेश करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वातावरण में उपस्थित है, ये मेसोफिल कोशिकाओं में उपस्थित होती है और पहुंचती है। और मेसोफिल कोशिकाओं में आने के उपरांत यह CO2 जो है, CO2 यह जुड़ती है PEP से, जिसे फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड कहा जाता है। फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड 3 कार्बन युक्त पदार्थ होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर के रूप में काम करता है। केल्विन साइकिल में आपने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर जो था 5 कार्बन युक्त RuBP था, जबकि C4 साइकिल वाले पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला पदार्थ फोस्फोइनोल पायरुवेट होता है जो कि 3 कार्बन युक्त पदार्थ होता है। तो मेसोफिल कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है इससे बाइंड होती है। फोस्फोइनोल पायरुवेट से बाइंड होने से यह जो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदलती है, जो कि एक 4 कार्बन युक्त पदार्थ होता है। जैसा कि हमने बात की थी कि C4 साइकिल जो होता है, C4 साइकिल के अंदर प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वह 4 कार्बन युक्त पदार्थ होता है। तो यहाँ पर प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। यह ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है यह मेलेट अथवा एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो यह या तो मेलेट में या फिर एस्पार्टेट में कन्वर्ट होता है। तो यह जो मेलेट होता है, यह मेलेट मेसोफिल कोशिकाओं में निर्मित होने वाला पदार्थ होता है। तो इस प्रकार ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मेलेट में कन्वर्ट होता है। मेलेट भी 4 कार्बन युक्त पदार्थ होता है। अब मेसोफिल कोशिकाओं से मेलेट जो है ये मूव होता है और मूवमेंट होकर ये पहुंचता है बंडल शीत कोशिकाओं में। तो बंडल शीत कोशिकाओं में CO2 न पहुंचकर बंडल शीत कोशिकाओं में पहुंचती है, मेलेट पहुंचती है। अब जैसे ही बंडल शीत कोशिकाओं में मेलेट प्रवेश करता है, यह मेलेट जो है इससे CO2 रिलीज हो जाती है। तो मेलेट से CO2 अलग हो जाती है और पायरुवेट हमें प्राप्त हो जाता है। एक कार्बन अलग मन से CO2 अलग हो गई और 3 कार्बनिक पायरुवेट हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। यह पायरुवेट वापस बंडल शीत कोशिकाओं से मेसोफिल कोशिकाओं में चला जाता है और यह पायरुवेट मेसोफिल कोशिकाओं में पुनः फोस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक साइक्लिक प्रोसेस चलता है जिसे आप हैच एंड स्लेक साइकिल कहते हैं। और इस हैच एंड स्लेक साइकिल के द्वारा मेसोफिल कोशिकाओं में CO2 का फिक्सेशन होकर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है और यह ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मेलेट के रूप में बंडल शीत कोशिकाओं में पहुंचता है और CO2 को रिलीज करता है। तो बंडल शीत कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह वातावरण से प्राप्त नहीं होती है, यह मेलेट से प्राप्त होती है। यानी बंडल शीत कोशिकाएं जो है वातावरण से न ऑक्सीजन को ग्रहण करती है न ही कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को मेलेट के रूप में ग्रहण करती है। अब इन बंडल शीत कोशिकाओं में केल्विन साइकिल के एंजाइम पाए जाते हैं। केल्विन साइकिल के एंजाइम होने से ये CO2 को केल्विन साइकिल के द्वारा फिक्स करते हैं। यानी कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं है कि C4 साइकिल जिन पादपों में पाया जाता है उनमें C3 साइकिल नहीं पाया जाता। C3 साइकिल तो उनमें भी पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर C3 साइकिल को जो है यानी डार्क C3 साइकिल यानी डार्क रिएक्शन को लाइट रिएक्शन से अलग कर दिया गया है। बंडल शीत कोशिकाओं में डार्क रिएक्शन या C3 साइकिल होता है और मेसोफिल कोशिकाओं के अंदर लाइट रिएक्शन संपन्न होती है। और इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम मेसोफिल कोशिकाओं में लाइट रिएक्शन होती है, C3 साइकिल लाइट रिएक्शन के द्वारा एनर्जी बनती है,
जबकि बंडल स्थित कोशिकाओं में C3 साइकिल या केल्विन साइकिल उपस्थित होता है, और इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है C4 साइकिल करता है, और C4 साइकिल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर पहुंचती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के से केल्विन साइकिल द्वारा ग्लूकोज या सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया है C4 साइकिल की, जिसके अंदर मेसोफिल कोशिकाओं में लाइट रिएक्शन होती है, बंडल स्थित कोशिकाओं में डार्क रिएक्शन होती है, जिससे लाइट रिएक्शन में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है ये बंडल स्थित कोशिकाओं तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि बंडल स्थित कोशिकाओं में तक CO2 भी जो पहुंचेगी वह मेलेट के रूप में पहुंचती है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है C4 साइकिल की, जिसके द्वारा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को एक दूसरे से सेपरेट रखा जाता है, ताकि केल्विन साइकिल का एंजाइम रूबिस्को जो है यह ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है और फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं C3 पादपों और C4 पादपों में क्या डिफरेंस पाया जाता है। तो C3 पादपों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया केवल मेसोफिल कोशिकाओं में संपन्न होती है, मेसोफिल जो उत्तक होते हैं पत्ती की उत्तक उसमें संपन्न होती है, लेकिन C4 पादपों में मेसोफिल और बंडल स्थित कोशिकाएं दोनों मिलकर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। C3 पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर जो है एंजाइम जो है रूबिस्को होता है, जबकि C4 पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर एंजाइम जो है PEP कार्बोक्सिलेज होता है, जिसे पेप्को भी हम बोलते हैं, PEPCO या पेप्को एंजाइम इसे बोलते हैं, जिसके द्वारा CO2 का फिक्सेशन होता है। क्योंकि C3 पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही जो होता है RuBP मॉलिक्यूल होता है, जबकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट नामक पदार्थ होता है। C3 पादपों में क्रेंज एनाटोमी नहीं पाई जाती है, हमने पढ़ा था ये, क्योंकि क्रेंज एनाटोमी केवल और केवल C4 पादपों में पाई जाती है। और C3 इसीलिए है क्योंकि इसमें पहला स्थायी उत्पाद जो है 3 कार्बन युक्त 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, जबकि C4 पादपों में पहला स्थायी उत्पाद जो है 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। C3 पादपों के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि C4 पादपों के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 to 44 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि C4 पादप जो है यह ऐसे आवास में उगते हैं सामान्यतया जो सामान्यतया गर्म आवास होता है, उस स्थान पर ये पादप पाए जाते हैं। C4 पादपों में फोटो रेस्पिरेशन जो है इससे लॉस बहुत ही ज्यादा होता है, फोटो रेस्पिरेटरी लॉस जो है, फोटो रेस्पिरेशन से होने वाला लॉस बहुत ही ज्यादा होता है, जबकि C4 पादपों में व्यवस्था यह है कि फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पर होता ही नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा C3 पादपों और C4 पादपों में जो बहुत सारे अंतर यहाँ पर हमने देखे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा आज की क्लास में हमने पढ़ा था हैच एंड स्लैग साइकिल, जो कि फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को कम करने के लिए या नहीं हो इसीलिए एक व्यवस्था जो है कुछ पादपों में पाई जाती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।